Hello friends, today we are going to learn about the transcription process in prokaryote. Transcription is the process of RNA synthesis. RNA synthesis की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. प्रोसेस अकर इन न्यूक्लियस. ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है. RNA synthesized from 5' to 3' डायरेक्शन. RNA 5' to 3' की डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है न्यूली. RNA synthesis is 3' OH इंडिपेंडेंट. इसमें जो नया आरएनए डीएनए से सिंथेसाइज होता है उसको फ्री 3' OH की जरूरत नहीं होती जब न्यूली न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं आरएनए के. एट वन टाइम ओनली वन स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट. आपको पता होगा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें से कोई एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह वर्क करता है एट ए टाइम, और एक ही स्ट्रैंड को लेकर के आरएनए सिंथेसाइज होता है. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन का ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंड है. ठीक है. 5' to 3' और 3' to 5'. अब इसमें से हमने मान लिया सेकेंड वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है. ये टेम्पलेट 3' to 5' रहेगा और नया डीएनए सिंथेसाइज होगा 5' to 3' जैसा कि हमने पढ़ा है. अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद आरएनए सिंथेसाइज हो जाएगा. लेट्स अज्यूम कि ये एमआरएनए सिंथेसाइज हो रहा है बाय डिफॉल्ट. तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट सेंस एंटीसेंस का, उसको हम देख लेते हैं. तो इसमें जो ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है इसके एंटी पैरेलल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं. तो आप अगर देखेंगे तो जो दूसरा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस और जो आरएनए सिंथेसाइज हुआ है दोनों के सेम होंगे. सिर्फ आप देखेंगे थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया, जो कि आरएनए में यूरेसिल सब्सटीट्यूट होता है थायमिन का. बाकी पूरा सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट के सेम ही होगा, और जो नॉन टेम्पलेट होगा वो सेंस होगा और वही कोडिंग होगा, क्योंकि ये कोड करेगा ना प्रोटीन को इसी के हिसाब से जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. तो जो नॉन टेम्पलेट है वो सेंस है और वही कोडिंग है, और जो टेम्पलेट है वो एंटी सेंस है और नॉन कोडिंग है. ठीक है. तो CNS मतलब कोडिंग, नॉन टेम्पलेट और सेंस, ये आपका नॉन टेम्पलेट हो जाएगा. और इसके लिए आप नॉन कोडिंग, टेम्पलेट और एंटी सेंस, ये जो टेम्पलेट की तरह हुआ, ये आपको क्लियर हो गया होगा सेंस, एंटी सेंस और टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट क्या होता है. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, मतलब क्या क्या चाहिए इस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए. सबसे पहले इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चाहिए. अब जो आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है वो डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट हो गया. और सिंथेसाइज क्या कर रहा है आरएनए, तो आरएनए पॉलीमरेज हो गया. दूसरा स्टेप है टेम्पलेट डिपेंडेंट, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के लिए टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए. उसके बाद ऑल 4 राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लाइक एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी. यहाँ पर आप देखिएगा जो मैंने ये बोल्ड कर रखा है ब्लैक कलर में, ये डिफरेंस है. आप रेप्लिकेशन से अगर कंपेयर करेंगे, वहाँ पर टीटीपी होता है थायमीन ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट है. और वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है. ठीक है. उसके अलावा हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों में चाहिए. नेक्स्ट है कोफैक्टर भी दोनों में चाहिए जो रिपल्सन को मिनिमाइज करेंगे. उसके बाद प्राइमर इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम पहले ही डिस्कस किया था कि ये प्राइमर इंडिपेंडेंट है, मतलब इसमें 3' फ्री OH नहीं चाहिए. आरएनए पॉलीमरेज बाइंडेड स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड प्रोमोटर. इसमें जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रोसेस के लिए बाइंड करता है उस प्रोमोटर से बाइंड करता है. अगर वहाँ रेप्लिकेशन वो और IC से बाइंड कर रहा था अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, लेकिन यहाँ पर प्रोमोटर से बाइंड करता है. क्या यही डिफरेंस होता है बस, वो ज़्यादा डिफरेंस समाउ सेम ही होता है ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन का, इनिशिएशन वगैरह. इसके अलावा हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से होती है.
यहाँ पर डीएनए डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर रिज्यूम कर लेते हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, अब इसमें एक स्टार्ट साइड होती है जिसको हम +1 मानते हैं, और इस +1 से जो लेफ्ट तरफ होता है उसको अप स्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं, और राइट तरफ जो इतना भी है उसको डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोमोटर होगा अप स्ट्रीम में, ऑपरेटर होगा, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा उससे आकर के। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ अभी आप देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज, प्रोमोटर और ये ऑपरेटर। और जो डाउन स्ट्रीम में आपका ये स्ट्रक्चरल जीन रहेंगे जो भी हैं। प्रोकैरियोट के केस में ये स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मतलब एक बार अगर प्रोसेस रन होगी तो पर मल्टीपल जीन्स होते हैं, जबकि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होता है। क्योंकि आपको पता होगा प्रोकैरियोट एक स्मॉल सेल है, स्मॉल मशीनरी है, तो ये चाहेगा कि एक बार अगर प्रोसेस रन हो तो हमारे एक ही बार में कई जीन्स जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाए और प्रोटीन बन जाए। हर जीन के लिए हम इंडिविजुअली प्रोसेस हमें रन ना करानी पड़े। एनर्जी सेविंग का मेनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा। और इसके बाद स्ट्रक्चर जिनके बाद यहाँ पर स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। और जो प्रोमोटर होता है इसमें -10 पे टाटा बॉक्स होता है और -35 पे हॉगनेस बॉक्स होता है। ठीक है, ये प्रोमोटर ऑपरेटर के अलावा रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी होते हैं जो ऑपरेटर से आकर के बाइंड करते हैं और प्रोसेस को मतलब अलाउ करते हैं, आरएनए मूवमेंट को करेगा या नहीं करेगा, प्रोसेस रन करेगी या नहीं करेगी, उस हिसाब से ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। यहाँ पर एक डायग्राम वीडियो आप देख सकते हैं। ये +1 स्टार्ट साइड है, इसके बाद से ये ग्रीन पोर्शन जो भी दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। पीछे आप देख सकते हैं टाटा बॉक्स दिया है TA80 सीक्वेंस, और ये हॉगनेस बॉक्स दिया है -35 रीजन पे। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। और आरएनए पॉलीमरेज पूरा कॉम्प्लेक्स बाइंड करने के बाद ये प्रोसेस रन होगी। तो ये पूरी आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, इन प्रोकैरियोट देयर इज ए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज दैट हैव 5 सब यूनिट आर एच फॉलोज। आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में सिंगल टाइप का होता है जिसके पास 5 सब यूनिट होती है, अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा। मोस्टली यहाँ पर सिग्मा 70 यूज होता है। इन सब यूनिट के फंक्शन हम देख लेते हैं। जो अल्फा सब यूनिट होती है वो असेंबली एंड रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। बीटा सब यूनिट कैटालिटिक सेंटर होता है। बीटा प्राइम भी कैटालिटिक प्रोसेस को ही रन कराता है, जिसमें ये मेनली बाइंडिंग एफिनिटी को इंक्रीज करता है डीएनए और आरएनए की जो होती है पॉलीमरेज में। उसके बाद ओमेगा फैक्टर स्टेबलाइज करता है, और सिग्मा फैक्टर जो सबसे पहले आकर के प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और प्रोसेस को इनिशिएट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा एंड सिग्मा आर होलो एंजाइम। इन सभी सब यूनिट को मिला के होलो एंजाइम करते हैं, विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के टाइम पर चाहिए। उसके अलावा बाद में सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और सिर्फ आपका अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम और ओमेगा ही बचता है, जो कि कोर एंजाइम होता है। इलांगेशन के टाइम पर ये मतलब पूरा इलांगेशन कराता है, और सिग्मा इनिशिएशन के टाइम पर आता है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है इलांगेशन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को देख लेते हैं, किस तरह से प्रोसेस रन होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ। सबसे पहले प्रोमोटर रिकॉग्नाइज करेगा, फिर बाइनरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। बाइनरी कॉम्प्लेक्स मतलब एक तो डीएनए होगा आपका, और दूसरा जो एंजाइम आएगा वो प्रोटीन के होंगे, तो दोनों के डीएनए और प्रोटीन का बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर हेलिक्स की ओपनिंग होगी, ओपनिंग होने के बाद बाइनरी कॉम्प्लेक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस होगी, तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों मिला के टर्नरी बोलेंगे और ओपन हो जाएगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, कई बार डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर एबॉर्ट होगा, फिर से बनेगा, फिर एबॉर्ट होगा। बाइंडिंग वीक होती है ना हाइड्रोजन बॉन्ड की, इसलिए। उसके बाद प्रोमोटर का क्लियरेंस हो जाएगा, प्रोमोटर हट जाएगा,
मतलब प्रमोटर से सिग्मा फैक्टर हट जाएगा और फिर इलॉन्गेशन होगा। उसके बाद जब इलॉन्गेशन होगा तो जब उसके हाइड्रोजन बांड टूटेंगे तो उसमें स्ट्रेस आएगा और इस स्ट्रेस का रिमूव किया जाएगा और देन हमारे स्टॉप कोडन आएंगे और टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बारे में देख सकते हैं। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज आपका सिग्मा 70 करेगा। बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आपको बताया था डीएनए के साथ आरएनए आ जाए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा जो कि प्रोटीन है, तो बाइनरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये +1 साइट है, ये टाटा बॉक्स है और हाग्नेस बॉक्स है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है। उसके बाद हेलिकेज ब्रेक हाइड्रोजन बांड, जब आरएनए पॉलीमरेज आएगा उसमें हाइड्रोजन बांड को हेलिकेज ब्रेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ओपन, आरएनए पॉलीमरेज आएगा एंड ओपन डीएनए को ओपन कर जाएगा, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स एक बबल जैसा बन गया, ठीक है। साथ में आप डायग्राम को कंपेयर करते जाएंगे तो ईजी होगा समझने के लिए। उसके बाद जब ये बबल बन जाएगा फिर अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा और एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए तीनों आ जाएंगे तो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर अबॉर्टिव इनिशिएशन होगा, 2 से 3 बार न्यूक्लियोटाइड, 2 से 3 बार न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, फिर से टूटेंगे, फिर जुड़ेंगे और ऐसे करके एक बार फाइनली जुड़ जाएंगे और प्रोसेस रन करेगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ग्रीन पार्ट में थोड़ा सा आरएनए सिंथेसाइज हो रहा, फिर भी टूट रहा, फिर सिंथेसाइज हो रहा, फिर टूट रहा, और इस तरह से फिर फाइनली स्टेबलिश बाइंडिंग हो जाएगी। फिर प्रोमोटर क्लियर हो जाएगा, सिग्मा 70 रिलीज हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रीन पोर्शन है, सिग्मा रिलीज हो गया और फाइनली इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोर एंजाइम इलॉन्गेशन करेगा जिसमें सिग्मा फैक्टर नहीं होगा, हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। और यहाँ पर Mg2+ या मैग्नीज 2+ फैक्टर चाहिए होंगे जो रिपेल्सन को कम करेंगे, सॉल्ट एज ए साल्ट। फिर जो सुपर कॉइलिंग आएगी उसको टोपोआइसोमरेज रिमूव करेगा, देन टर्मिनेशन हो जाएगा। प्रोकैरियोट में टर्मिनेशन 2 टाइप से होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में से डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, सम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो कि जीसी रिच होते हैं फार्म्ड हेयरपिन लूप इन एमआरएनए। जो एमआरएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज हो रहा है उसमें जीसी रिच सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, वो एक लूप फॉर्म कर लेते हैं और मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक बाय दिस लूप, और आरएनए पॉलीमरेज जो मूव कर रहा है उसका मूवमेंट ब्लॉक हो जाता है, देन प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाती है। अगर रो डिपेंडेंट की बात करें, यहाँ पर रो प्रोटीन रेड साइड से बाइंड करती है। बेसिकली होता क्या है, रो प्रोटीन मूव करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जो आरएनए से इंसाइज हो रहा है उस पर, और रीच करती है हाइब्रिड साइट 8 to 9 न्यूक्लियोटाइड, जहाँ से डीएनए आरएनए से बाइंड कर रहा है, मतलब जहाँ से वो इनिशिएशन हो रहा था कुछ पोर्शन बाइंड करेगा ना, वहाँ तक वहाँ पर पहुँच जाती है और हाइड्रोजन बांड को ब्रेक कर देती है डीएनए और आरएनए के बीच में जो है रो प्रोटीन, ठीक है। इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे अभी। जैसे यहाँ पर अगर आप रो इंडिपेंडेंट की बात करें तो कुछ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उन्होंने ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। उसके बाद से आरएनए पॉलीमरेज जो ये रेड कलर में दिया हुआ है इसका मूवमेंट हिंड्रेंस करेगा, रुकेगा, और फाइनली प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और डीएनए फिर से रिवाइंड कर जाएगा और आरएनए आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम में देखिए रिलीज हो गया। पॉलीमरेज भी अपना अलग हो जाएगा, तीनों कॉम्प्लेक्स टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है ना फाइनली, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का, ये तीनों अलग हो जाएंगे। वही अगर हम रो डिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर रो प्रोटीन जो एमआरएनए पे ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एमआरएनए बेसिकली हम एमआरएनए को लेके चल रहे हैं, जो भी आरएनए सिंथेसाइज होगा सभी की बात कर सकते हैं बाय, तो इन जनरल टर्म हम आरएनए लेकर चल रहे हैं। तो रो प्रोटीन आरएनए पर मूव करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पॉलीमरेज की डायरेक्शन पे, और ये रट साइड पे जाके बाइंड करेगा, और जो ये न्यूक्लियोटाइड बाइंड होंगे 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड हाइब्रिड जो डीएनए आरएनए का रहेगा, यहाँ पर आकर के रट साइड पे एक हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेंगे और डीएनए आरएनए और प्रोटीन को अलग कर देंगे। फिर वो प्रोटीन भी अलग हो जाएगी और डीएनए आपका फिर से रिबाइंड हो जाएगा और आरएनए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा, जो स्प्लाइसिंग वगैरह कटिंग ट्रिमिंग जो भी होता है। स्प्लाइसिंग तो होती नहीं है प्रोकैरियोट में, बाकी जो केमिकल मॉडिफिकेशन कटिंग ट्रिमिंग वगैरह होगा, पॉली या टेल एडिशन, वो सारा कुछ हो जाएगा।
फिर फाइनली आरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा और वहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंसली। तो यहाँ तक आपका ये ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट था। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।